स्क्रीन दिख रहा है सबको? ये कितने क्वेश्चन है? 5 क्वेश्चन है। इसको यस यस सर। 10 मिनट्स का टाइम है और एक्सप्लेनेशन सबको करना है कैसे इसका आंसर होगा। शुभांगी बात नहीं करती हो।
हाँ, वो मेरा वेट कर लीजिए, हम भी जाएगा। रेगुलेशन याद है। वो पढ़नी चाहिए।
क्या? अब बताओ पहले का आंसर बोलो, कौन बताएगा? कहाँ है सब? 41 आंसर बोलो। वैश्विक, वैश्विक, अंशिका, हाँ वैश्विक sp2 बोलो। पहले का आंसर तुम बोल रहे हो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन, सही है, sp2 होगा, बिल्कुल सही आंसर है, सही है, क्योंकि कार्बोकेटायन का भी sp2 ही होता है, समझ गए? तो सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, कार्बोकेटायन भी क्या होता है? sp2 हाइब्रिडाइज ही होता है। अब चलो सेकंड, कार्बोकेटायन कौन होगा? बोलो, कौन होगा? बोलो। हम्म, चलो तुम लोग जल्दी जल्दी करो ना जी, कहाँ है? जो भी है सर आंसर हो यस। गया, हाँ, हो यस गया और नो है में क्या बोले? नहीं आया? सर, आ तीसरा, गया। तीसरा होगा, क्योंकि ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जो है ना, वो निगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करता है, पॉजिटिव को डिस्टेबलाइज करता है। यहाँ भी हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन sp2 ही होगा, रिजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है तो sp2 यानी पहला ही आंसर होगा, तुम लोग कुछ कर ही नहीं रहा। सर हो मोस्ट, गया वो, मैं बोल हाँ रही थी बोल, लेकिन माइक नहीं हाँ ऑन हो रहा था। हाँ, अब हो रहा है ऑन, बताओ। हाँ, 44 का आंसर फर्स्ट होगा, इसमें डाउट है। मोस्ट स्टेबल फर्स्ट होगा, ठीक है चलो, क्योंकि ये एरोमेटिक होगा। और फोर्थ वाले में 2 होगा। पिरामिडल कौन है? तो पिरामिडल कौन है? पिरामिडल फोर्थ है। ओ ये हाँ सर। कार्बोएनायन जो होता है ना, हम्म, वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है, यहाँ पर ये लोन पेयर की तरह काम करता है, निगेटिव चार्ज, तो ये sp3 हो जाता है, और एक लोन पेयर यानी ns3 के जैसा स्ट्रक्चर दे दिया, तो इसलिए ये पिरामिडल। एक, चलिए हाँ अब दूसरा ले। अभी हम लोग आकाश के क्वेश्चंस को करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है? अभी इन क्वेश्चन को ट्राई करो। आ गया क्वेश्चन, स्क्रीन पे है। हाँ,
ज्वाइन नहीं किया तुम? चलिए 46 का आंसर किसी ने सब सारा कर लिया? पहले ये बताओ। सर एक बाकी है। अभी तक जो कर रहे थे वो डिफिकल्ट बुक है, सबसे डिफिकल्ट बुक है ऑर्गेनिक का। अब हम लोग आकाश का कर रहे हैं तो ये आसान ही है काफी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। सर हो गया। हो गया सारा? हाँ चलो आंसर बताओ। सर चलो 1 46। बाय 1 बताओ, पहले शुभांगी को बताने से तो बोलती ही नहीं है। सर 46 का 3 46 का 3 3 बोल रहे हो? ओके चलो 47 का 47 शुभांगी? सर शायद सेकंड होगा, इसमें डाउट होगा। सेकेंड होगा तुम्हारे। ओके 48 फर्स्ट वाला 48 का फर्स्ट वाला। चलो अंशिका तुम बताओ, इसमें कोई गलत लग रहा है तुमको? सर 46 का फर्स्ट। 46 का तुम्हारे हिसाब से फर्स्ट होना चाहिए। 47 का फोर्थ। 47 का फोर्थ होना 48 का 2। चाहिए। 48 चलो अब तुम बताओ वैश्विक। वैश्विक सर हाँ बोलो। तो 47 का तो फोर्थ है, 47 का फोर्थ है, 48 का फर्स्ट है, 48 का फर्स्ट और सर 47 का फोर्थ है, 48 का फर्स्ट। 47 का फोर्थ है और 48 का फर्स्ट है। यस ओके सर।
और 46 का सर थर्ड ही लग रहा है। थर्ड लग रहा है। चलिए अब देखते हैं। सबसे पहला तो हम लोग यहाँ पर देखो, ये सचमुच ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इस पे हम लोग को प्रॉपर डिस्कशन का जरूरत पड़ेगा। अब आते हैं 47। 47 में वेकेंट पी ऑर्बिटल। तो वेकेंट पी ऑर्बिटल का मतलब क्या हुआ? देखो यहाँ पर कार्बन के पास अगर ये क्या लिखा हुआ है, CH2 लिखा है, आई थिंक CH3 होना चाहिए, वो CH2 गलत है, यहाँ CH3 होगा, ठीक है, हर जगह CH3 है, यहाँ भी CH3 होगा। तो अगर CH3 के साथ तुम 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए तो 3 तो हाइड्रोजन से आया, 6 और 2 8 हो गए। तो पी ऑर्बिटल में कितने होते हैं? 6 होते हैं, और एस में 2। तो एस प्लस पी का मिला के सर वो 8 साइन हो ने गया ना, कंफ्यूज कर दिया। समझ गया? हो गया 8, यानी कि थर्ड में तो पूरा फुलफिल्ड है, लेकिन फ्री रेडिकल का बात जब जाओगे तो 7 ही रह जाएगा, यानी 1 तो खाली रह जाएगा, यहाँ पर भी खाली रह जाएगा, यानी फोर्थ आंसर सही है। सो 47 का फोर्थ आंसर सही ये हो। अब आते हैं कार्बोकेटायन। विच कार्बोकेटायन इज सर ये वो मोर 47 फिर से एक्सप्लेन कीजिए ना। 47 है वो। जब कार्बन के पास अगर फर्स्ट ऑप्शन को देखें, क्या कह रहा है, CH3 और ये लिख दिया तो फ्री रेडिकल है, समझे कि नहीं? यस सर। फ्री रेडिकल, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन्स ऑन कार्बन कितने हो गए? 7 हो गए। अब देखो एस वैलेंस में एस और PX PY PZ होता है, यस सर। यही ना? तो अगर ऐसा है तो देखो, जब हाइब्रिडाइजेशन होता है तो एक्चुअल में कार्बन के पास हाइड्रोजन का छोड़, हाइड्रोजन तो अपना इलेक्ट्रॉन इधर रख के कोवलेंट बॉन्ड तो बनाएंगे। अगर कार्बन के पास सोचे तो एस में, पी में PX और PY PZ, एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, समझ में आया बात? क्योंकि ये इसके साथ एक बना लिया, यहाँ एक बना लिया और एक यहाँ बना लिया, तो एक इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा बोलो? PZ में जाएगा, यस है कि सर। नहीं? तो अगर एक इलेक्ट्रॉन PZ में चला गया तो क्या उसमें CH3 फ्री रेडिकल में इलेक्ट्रॉन्स जो है p ऑर्बिटल्स खाली रहेगा या वैकेंट रहेगा? तो एक ही बात बोल दिया मैंने, फुलफिल रहेगा या वैकेंट रहेगा? फुलफिल्ड हो गया ना कि नहीं यस हुआ? सर। यस सर। फुलफिल्ड हो गया। लेकिन जब CH3 प्लस की बात करेंगे तो कार्बन है SPX PY PZ, एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्ड बनेगा, तो PZ तो खाली रह गया। यस सर। तो यहाँ पर सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, तो इसमें और इसमें वैकेंट ऑर्बिटल्स नहीं नहीं है, वैकेंट ऑर्बिटल सिर्फ सेकंड में। तो सर मेरा सेकंड यही आंसर था। अच्छा हाँ, शुभांगी का ये आंसर था, ठीक है, सही। सही है। अब सर तीसरे वाले में साइन ने कंफ्यूज कर दिया। अब देखते हैं क्या है, हर जगह कार्बोकेटायन है पॉजिटिव। अब पॉजिटिव को कौन, हर जगह रिंग तो था ही, लेकिन इसमें ये क्या है, प्लस M है, हाँ सर। प्लस M ग्रुप है, तो यही पॉजिटिव को जो है
क्या कहते हैं, स्टेबलाइज करेगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए, यही सेकेंड होना चाहिए, इसका आंसर सेकेंड होगा। और यहाँ पे आंसर हमने बता ही दिया। फर्स्ट देखो, पहला क्वेश्चन ये कंफ्यूजिंग क्यों है, इसलिए कि इसमें एक इफेक्ट नहीं काम कर रहा है। हर जगह देखो, एक तो इंडक्टिव इफेक्ट काम कर रहा है, ये तो कैंसिल ही कर देगा, क्योंकि ये प्लस आई है और माइनस चार्ज है, ये तो हाईली अनस्टेबल हो गया, नहीं, ये तो हाईली अनस्टेबल हो गया। समझ में आई बात? यस सर। लेकिन तुम्हें तो पूछ रहा है मोस्ट स्टेबल। अब मोस्ट स्टेबल में ये देखो, ये है तुमको रिजोनेंस, यहां भी करेगा काम, रिजोनेंस यहां भी करेगा काम। यहाँ पर रिंग पे जाएगा तो ज्यादा नंबर ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, लेकिन यहाँ पर इफेक्ट का कारण कौन है, रिजोनेंस नहीं है, यहाँ क्या है, एसपी हाइब्रिडाइजेशन, एसपी हाइब्रिडाइजेशन। सो देखो, हम लोगों को 1 and 3 में डिसाइड करना थोड़ा डिफिकल्ट है, 1 और 3 को डिसाइड करना हमारे लिए डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट क्यों है समझ में आ रहा है, क्योंकि दोनों का रीजन ही अलग अलग है। एक हाइब्रिडाइजेशन है और एक जो है एसपी हाइब्रिडाइजेशन के कारण, और कार्बो एनायन को स्टेबलाइज करता है वो भी। तो हम कैसे जा सकते हैं एग्जैक्ट रीजन पे, गूगल ये सब पे ना जाए, एग्जैक्ट रीजन पे अगर जाना है तो एक चीज हमें बता सकता है, CH ट्रिपल बॉन्ड, इसमें अगर कन्वर्ट करता हो, देखो इसको तुम लोग खुद चेक करो, पता लग जाएगा। अगर हम ये कर रहे हैं तो क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं, समझ में आ रहा है तुम लोगों को? यस सर। एसिडिक स्ट्रेंथ मीन्स, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ तुमको बड़े ही आसानी से इसका आंसर दे। और एसिडिक स्ट्रेंथ कहां से पता लगेगा, बोलिए? पीकेए वैल्यूज से। तो तुम्हें क्या करना चाहिए, पीके वैल्यूज तुम देखो, सर्च करो पीके वैल्यू ऑफ एसिटिलीन एंड ये क्या है, टॉल्यूइन, इस दोनों का पीके वैल्यू। पीके वैल्यू जिसका ज्यादा अच्छा होगा वो उतना, सॉरी कम होगा, वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और उस केस में उसका एनायन ज्यादा स्थिर होगा। तो हमें सबसे अच्छा है पीके वैल्यूज देखना। इवन इसी का नहीं, हम लोग क्यों ना इसका भी देख ले, विनाइल का भी पीके वैल्यू देख ले। जब देख ही रहे हैं तो दिक्कत क्या है, इसका भी पीके वैल्यूज क्यों ना देख ले। क्या देख पाएंगे, सब पीके वैल्यूज अवेलेबल होता है, तुम इसका भी पीके वैल्यूज देख ही लो, सो दैट तुम्हें एक कंपैरिजन का आइडिया रहे क्या डिफरेंस आता है। तो देखे पीके वैल्यूज, देखो पीके वैल्यू सबसे पहले एसिटिलीन का क्या है, सब लोग देखो ढूंढो। तो एसिटिलीन का तो पीके वैल्यूज मुझे मिल गया है, एसिटिलीन का ये है 25, इसका पीके वैल्यू है 20, ठीक है। तुम लोग भी देखो टॉल्यूइन का किसी का निकालो ना, कुछ भी निकालो, पीके वैल्यू ऑफ टॉल्यूइन। टॉल्यूइन का पीके वैल्यू है, ये जो टॉल्यूइन है इसका पीके वैल्यू है 40। और ये क्या है, इसको क्या कहेंगे,
pK value of in ethane propene ही हुआ ना ये propene pK value of propene 44 समझ में आया बात pK value of 44 और भी देख ले डबल बॉन्ड अगर होता तो क्या होता उसका हाइब्रिडाइजेशन का क्या इम्पैक्ट है pK वैल्यू ऑफ इथाइन अच्छा इथीन सॉरी इथाइन नहीं लिखा इथीन pK वैल्यू ऑफ इथीन इज 44 आल्सो इथीन भी अगर है तो ये तो बड़ी गड़बड़ी बात होगी क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगा हो सकता है इथीन भी जो है इसका भी pK वैल्यू 44 ही बता रहा है ठीक तो हम लोगों को आइडिया लग गया अब ऑर्डर की बात अगर करें तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो गया स्टेबिलिटी ऑर्डर भी हम लोग बता सकते हैं यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑर्डर याद रखना है सबसे स्टेबल अब कौन होगा एसिटिलीन होगा उसके बाद ये जो देख रहे हो बेंजाइल वाला कार्बोएनायन और फिर CH2 डबल बॉन्ड CH2 और लिस्ट होगा क्या होगा लिस्ट ये CH3 O3C क्लियर हो गया ठीक है कुछ और क्वेश्चन और तो कहीं डाउट नहीं है पहले में ही सिर्फ कंफ्यूजन था हाँ सर सर ये आप नीट वाला करा रहे हैं ना हाँ नीट वाला करा रहे यस तो भेज दीजिएगा ना हाँ भेज देते तो एक क्वेश्चन है मतलब पीके वैल्यू तो हम लोग एग्जाम टाइम पे नहीं पता रहेगा तो कैसे हाँ करेंगे नहीं पता रहेगा बिल्कुल सही इसलिए तो अभी देख के हम लोग आइडिया लगाए ना हम एग्जैक्ट तो करेक्ट है कि नहीं अब तो पता चल गया ना तुम्हें कि ट्रिपल बॉन्ड का इफेक्ट ज्यादा हो रहा है कार्बोनेट इसके रिस्पेक्ट में देखो केमिस्ट्री में तो जब दो अलग अलग इफेक्ट काम कर रहा है तो कंपेरिजन कैसे करेंगे समझ में आई बात यस सर तो वहां तो कोई तरीका ही नहीं है
चलो बताओ। कौन होगा पहला का आंसर? वैश्विक याद है? सर बेंजीन। बेंजीन ही होगा, लेकिन अगर कार्बोकेटाइन होता तो थर्ड ऑप्शन होता। बताया था ना, फ्री रेडिकल में ये बदल जाता है ऑर्डर। यस सर। तो इसका आंसर सेकंड होगा। तो वांगी अपने बुक से कंफर्म भी करना, क्योंकि मेरे पास शायद आंसर नहीं है इसका। हमारे पास बुक होगा, उसमें देखना, कंफर्म करना। फ्री रेडिकल विच इज मोस्ट स्टेबल कौन होता है? तो फ्री रेडिकल में ये चेंज हो तो जाता है order। सेकंड होगा ना? हाँ सेकंड होगा। सर अगले वाले का फर्स्ट। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन तो फर्स्ट एटम वाला। फर्स्ट वाला। स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन, यही ना? यस सर। 6 इलेक्ट्रॉन, हाँ सही बात है। 4 2 6। फर्स्ट ये क्या है जानते हो? इसको क्या कहते हैं? ये क्या है? क्या है सर? ये कार्बीन है। जैसे फ्री रेडिकल होता है ना, तो फ्री रेडिकल में एक ही इलेक्ट्रॉन जो है अकेला रहता है। जब फ्री रेडिकल होता है, फ्री रेडिकल में कैसा होता है समझो। फ्री रेडिकल में मान लो एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, और एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर ऑर्बिटल में चला गया। मान लो पीजेड ऑर्बिटल में चला, ये तुम्हारा पीजेड ऑर्बिटल। लेकिन कार्बीन में कुछ अलग ही होता है। यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, दोनों मिलके पेयरिंग में नहीं रहता है। दोनों मिलके ऐसा नहीं कि पेयर कर लेगा, अलग अलग रहता है। ये सपोज करो पी वाई है और ये पी है, तो इट इज हाईली अनस्टेबल। फ्री रेडिकल से भी ज्यादा अनस्टेबल होता है, हाईली अनस्टेबल कार्बीन। कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जहां पर कि कार्बीन का फॉर्मेशन होता है, एंड दैट इज डाइक्लोरोकार्बीन। ये फॉर्मेशन होता है कुछ रिएक्शंस में, डाइक्लोरोकार्बीन। इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी सी इसलिए होती है कि क्लोरीन बैक बॉन्डिंग से इसको थोड़ा सा स्टेबलाइज कर पाता है। माइनस आई इफेक्ट भी क्लोरीन का होता है, और बैक बॉन्डिंग से भी ये थोड़ा इसको स्टेबलाइज कर पाता है, इसलिए ये इसका एग्जिस्टेंस हो पाता है इन सम रिएक्शन एज इंटरमीडिएट, एज इंटरमीडिएट। ठीक है, तो हो गया, फिर तो दोनों क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखें।
नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन ले रहे हैं, ये 5 क्वेश्चन ले लें एक साथ। चलो ये करो। तो बताओ पहले का आंसर। So 1. The one. कंपाउंड इज एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक हमने बताया अभी तक नहीं है, लेकिन एंटी एरोमेटिक मैं यहाँ बता देता हूँ थोड़ा सा, फिर बाद में डिस्कस कर लेंगे। एंटी एरोमेटिक वो होता है जिसमें 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं? 4n पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और रेस्ट चीज जो है वो एरोमेटिक वाला ही, यानी क्या होगा, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, समझा? जहां पर कि n क्या है, n नेचुरल नंबर, 4n पाई इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसमें एक बात क्या है कि हमेशा एंटी एरोमेटिसिटी से क्या होता है ना, वो अनस्टेबल हो जाता है, उसका रिवर्स होता है, ये अनस्टेबिलिटी देता है, अनस्टेबिलिटी इससे मिलता है। समझ आई बात? एरोमेटिसिटी से क्या मिलता था? स्टेबिलिटी। और एंटी एरोमेटिसिटी से क्या मिलता है? अनस्टेबिलिटी। तो जो भी कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होने लगेगा वो हाईली अनस्टेबल होगा, और अगर अनस्टेबल होने लगेगा तो कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाएगा। क्या जुगाड़ लगाएगा? कि हम जो है प्लेनरिटी ब्रेक कर दें। समझे? मान लो जैसे एक एग्जांपल हम दें, सपोज एक कंपाउंड ऐसा है, ये है। अब बताओ इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए ना? हो गए कि नहीं हुए? हो गए सर। और 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने से क्या हो जाएगा, ये क्या होगा?
एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। हाँ एंटी एरोमेटिक। अब कोई तुमको अगर अनस्टेबल, देखो स्टेबल करना चाहता है तब तो बहुत अच्छा है, यानी पैसा दे रहा है तो बहुत अच्छा है। लेकिन कोई पैसा लेना चाहेगा, अनस्टेबल करना चाहेगा, तो तुम तो कुछ ना कुछ तो जुगाड़ लगाओगे ना, कि या तो नहीं दिखोगे ही नहीं, गायब हो जाओगे घर से, कुछ ना कुछ तो करोगे। समझ में? अब पैसा ज्यादा देना हो उसको तो 10 लाख 15 लाख, तो कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। तो ये भी जुगाड़ करता है। क्या करता है? ट्राई टू मेक itself नॉन कोप्लेनर, अपने आप को नॉन कोप्लेनर बनाने का प्रयास करता है। और ये जैसे ही बनाएगा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ही रुक जाए, क्योंकि कोप्लेनर में ही इलेक्ट्रॉन मूव करता है। एरोमेटिसिटी का कंडीशन और एंटी एरोमेटिसिटी का कंडीशन सेम है, बट नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स का ही डिफरेंस। अब होगा क्या? अपने आप को ये नॉन कोप्लेनर बना लेता है, और इसलिए इसका स्ट्रक्चर जो तुम देख रहे हो वो नहीं रहे, इसका स्ट्रक्चर बदल जाता है, और ये ऐसा स्ट्रक्चर थोड़ा सा और बढ़िया बनाए हम लोग। नहीं, ऐसा कुछ शेप ले लेता है, यानी इसको हम लोग एक्चुअल में इसको टब शेप कहते हैं। टब शेप ये ले लेता है। टब जो नहीं होता जिसमें स्नान उस्नान करने वाला, इधर बेस नीचे, फिर ऊपर छोटे बच्चे को जो स्नान कराया जाता है, और यहाँ डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड हो गया। इससे क्या हो गया? कोप्लेनर नहीं रहा ना, ये जो हो गया नॉन कोप्लेनर हो गया। और नॉन कोप्लेनर होने से मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स जो है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा? नॉट इफेक्टिव। समझा? ये इफेक्टिव नहीं रह जाएगा, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? एंटी एरोमेटिक नहीं है ये, इट इज नॉट एंटी एरोमेटिक। ये एंटी एरोमेटिक नहीं है, स्टिल इट हैज 8 पाई इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया? सो एरोमेटिक वाला तो अपने आप को बड़े मजे में कुछ भी करके एरोमेटिक बनाना चाहता है, लेकिन एंटी एरोमेटिक वाला क्या करना चाहता है? किसी भी तरीके से चाहता है कि हम नॉन कोप्लेनर हो जाएं और हमारा इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन रुक जाए। तो यहाँ पर ऐसा केस है नहीं। आप देख सकते हो एंटी एरोमेटिक कौन है? ये वाला है। अगर एंटी एरोमेटिक है तो लीस्ट स्टेबल होगा। समझ में आया? हाँ सर। चलो एंटी एरोमेटिक हो गया। अब नेक्स्ट आप लोग कीजिए।
सर 2 और 3 बता दीजिए ना। देखो, लीस्ट रिएक्टिव कंपाउंड टुवर्ड्स हाइड्रोजनेशन, तो लीस्ट रिएक्ट हाइड्रोजनेशन में क्या होता है, स्टेबिलिटी मिल जाती है ना। अगर हाइड्रोजन ऐड करते हो तो हमने क्या बोला था, अल्केन जो बनेगा, अल्केन बनने से तो स्टेबल हो जाता है, तुमको सिखाया था ना मैंने हाँ सर, हो जाता ये है। सिचुएशन। तो सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन होगा, जो अल्कीन सबसे ज्यादा स्टेबल है, यानी उसमें जो उसको एनर्जी मिलेगा हाइड्रोजनेशन के बाद वो सबसे कम मिलेगा। हाँ। तो लीस्ट रिएक्टिव कौन होगा, यही ना होगा। ये मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन, मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, सबसे ज्यादा एनर्जी लो होगी उसकी, उसका हाइड्रोजनेशन करोगे तो कोई खास एनर्जी नहीं मिलेगी, इसलिए वो लीस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स हाइड्रोजनेशन होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं सर। अब व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज ए बीटा एलिमिनेशन, इसको छोड़ दीजिए, अभी कुछ बताए नहीं है तो ये रिएक्शन का पार्ट है। एलिमिनेशन हो रहा है, एलिमिनेशन के बाद अल्कीन बन रहा है, तो पहला बात तो फोर्थ तो होगा नहीं, तो बीटा एलिमिनेशन पूछ रहा है तो 1,3 एलिमिनेशन होगा तो थर्ड हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक इन नेचर, एरोमेटिक इन नेचर कौन है, सर ऑल ऑफ देम। ऑल ऑफ देम, बिल्कुल करेक्ट है, ऑल ऑफ देम होगा। Which of the following statement is true about aromatic compounds? The third. They are highly stable। थर्ड। हाँ, थर्ड होगा सर। थर्ड highly। होगा सर, हाईली स्टेबल। थर्ड होगा। हाँ। यस सर। दे आर नॉन प्लेनर कंपाउंड, ठीक है वो सही बात है, अब तो थर्ड हो ही गया और क्या है, इसमें कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, ठीक है, हम तुमको भेज देते हैं, सारा ही भेज देते हैं अभी। तुम अपना कुछ कैसे भेजे बोलो, व्हाट्सएप कर दे, उतना फाइल चला जाता है व्हाट्सएप में। हाँ। व्हाट्सएप का लिमिट क्या होता है जी, वैश्विक बताएगा। कंप्यूटर जेंट्स और शुभांगी कंप्यूटर जेंट्स भी है क्या, व्हाट्सएप पे सर चला जाएगा फाइल सब। यस सर, चलो चलो। ठीक है, तो व्हाट्सएप पे, लेकिन व्हाट्सएप पे उतना कैसे जाएगा, फोल्डर पे फोल्डर होगा ना, बायोलॉजी का भी होगा, फिजिक्स का भी होगा, केमिस्ट्री का। हिंट करें, हाँ सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।